गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम टीडीएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। तो सैलरी पर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, किस फॉर्म में प्रोवाइड करनी होती है जिससे उसका टीडीएस प्रॉपरली कैलकुलेट हो पाए, टीडीएस की कंप्लायंसेस कैसे की जाती है, नॉन कंप्लायंसेस के क्या प्रोविजंस होते हैं, ईसॉप पर टीडीएस के क्या प्रोविजंस हैं, प्रोविडेंट फंड पर टीडीएस के क्या प्रोविजंस हैं, सारी चीजों को हम आज की इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नई है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टॉपिक है सेक्शन 392 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025, दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी। तो पहले ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये सेक्शन 192 हुआ करता था और जो प्रोविडेंट फंड पर हम टीडीएस की बात करेंगे वो सेक्शन 192A हुआ करता था। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने इन दोनों सेक्शन को कंसोलिडेट करके एक ही सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 392। अब ये सेक्शन कहता क्या है कि अगर आप कोई एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो या फिर आप पेंशन पे करते हो, तो आपकी मतलब एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो इस सैलरी या पेंशन पर टीडीएस को डिडक्ट करेंगे और उसके बाद में नेट अमाउंट अपने एम्प्लॉय को पे करेंगे। अब एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? तो एम्प्लॉयर कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, आप एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, अगर आप कोई कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आप चाहे एलएलपी हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे प्रोफेशन करते हो, आपका टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, मतलब आपका कोई भी स्टेटस हो, कोई भी टर्नओवर हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करोगे या फिर पेंशन पे करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा अंडर सेक्शन 392। तो ये जो सेक्शन है बाकी के टीडीएस के सेक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि जनरल रूल टीडीएस का क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई पर्सन हो तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है आपके ऊपर। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है जब लास्ट ईयर आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है। बट अगर आप सैलरी पे करते हो ना तो आपको स्टेटस देखना पड़ता है और ना ही टर्नओवर की लिमिट देखनी पड़ती है। हर केस में आपको सैलरी पर या पेंशन पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्लॉय कौन हो सकता है? तो एम्प्लॉय भी कोई भी पर्सन हो सकता है। एम्प्लॉय रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है, आप चाहे सीनियर सिटीजन हो, आप चाहे माइनर हो, अगर सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बस एक कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। तो जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो वो आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर को सैलरी पे करती है तो क्या इस सैलरी पर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय नहीं होते, वो एक तरह से अपनी पार्टनरशिप फर्म के ओनर होते हैं, अपनी फर्म को वो रन करते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी का पेमेंट है उस पर इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। जो एमपी है, एमएलएज है, इनको जो सैलरी रिसीव होती है उस वाले केस में भी इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। तो जब भी आप पेमेंट करें, जब भी आप सैलरी पे करें अपने एम्प्लॉय को, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अगर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करती हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है, एम्प्लॉयर है, सैलरी का पेमेंट करेगा, पेंशन का पेमेंट करेगा अपने एम्प्लॉय को, टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। किस लिमिट के बाद टीडीएस डिडक्ट होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? क्योंकि बाकी के जो टीडीएस के सेक्शंस हैं हर सेक्शन में कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है कि एक लिमिट से ज्यादा का पेमेंट होता है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। बट इस सेक्शन में कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दे रखा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी पे करते हो कि उसकी इनकम पर टैक्स बन रहा है
तो फिर आपको इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना होता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप 20,000 रुपीज पर मंथ अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की साल की टोटल इनकम हो गई 2,40,000 रुपए। क्या इस पर टैक्स बनेगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर वैसे ही कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर टैक्स क्या होगा? 0। तो इसी वजह से टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की टोटल इनकम कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। क्या टैक्स बन रहा है इसकी इनकम पर? देन आंसर इज नो। न्यू टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, तो यहाँ पर टैक्स भी 0 है, इसी वजह से टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे कर रहे हो तो यहाँ पर साल की उसकी टोटल इनकम हो गई 24 लाख रुपए। क्या टैक्स बनेगा? यस, टैक्स बनेगा, और टैक्स बनेगा तो टीडीएस भी डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में अमाउंट पे किया जाएगा। ओके, तो अगर आप बुक्स में देखेंगे, बुक्स से रीड करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा सैलरी पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बट क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा पर, अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा पर ही टीडीएस डिडक्ट कर देंगे और सेक्शन 87A की रिबेट को कंसीडर नहीं करेंगे तो उस वाले केस में क्या होगा कि एम्प्लॉय को अपने आईटीआई को फाइल करके रिफंड को क्लेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसको रिफंड का वेट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया जाता है, रिबेट को भी कंसीडर किया जाता है। तो अगर टोटल टैक्स 0 है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। अब बात आती है रेट की, तो हर एक सेक्शन में कोई ना कोई रेट स्पेसिफाई कर रखी है, 1%, 2%, 5%, 10%, बट इस सेक्शन में कोई भी रेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी। इस सेक्शन में क्या बोला है कि एवरेज रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एवरेज रेट क्या होगी तो वो हमको आइडेंटिफाई करना होगा, तो एवरेज रेट यहाँ पे निकालनी होगी, जो एवरेज रेट आएगी उसी रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा। ओके, तो अब होता क्या है वो समझिए। देखिए टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है प्रैक्टिकल। जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 26-27, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही अप्रैल मंथ में ही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि आप इस साल कौन सी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम। एम्प्लॉयर को अपनी बेनिफिशियल टैक्स रेजिम बता देगा, तो एम्प्लॉय को साल के स्टार्टिंग में ही सोच लेना चाहिए कि उसको इस साल कौन सी टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है। अब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बता देगा। अब जिस टैक्स रेजिम को एम्प्लॉय ऑप्ट करना चाहता है उस टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की टोटल इनकम की कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कब स्टार्ट करेगा? 26-27 स्टार्ट होते ही अप्रैल मंथ में ही, ठीक है, पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करेगा। तो ये जो कैलकुलेशन होगी कैसे होगी? एस्टिमेटेड बेसिस पर होगी। तो सबसे पहले वो सैलरी की कैलकुलेशन करेगा। अब ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है तो सारे जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है सबका बेनिफिट मिल जाएगा, उसको कंसीडर करते हुए स्टार्ट करेगा। न्यू टैक्स रेजिम में जो अवेलेबल है उसकी कैलकुलेशन करेगा। फिर अगर एम्प्लॉय की हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, रेंटल इनकम उसको रिसीव होती है, तो उसकी कैलकुलेशन करेगा यहाँ पर, ठीक है, उसको वो कंसीडर करेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो उसको भी कंसीडर करेगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद में उसकी अदर कोई इनकम है, जैसे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिल रही है, फिक्स डिपॉजिट की उसकी इंटरेस्ट मिल रही है, तो उसकी कैलकुलेशन भी वो करेगा। तो मतलब सारी इनकम को वो ऐड कर लेगा। ठीक है, बस बिजनेस की इनकम यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी, उसके बाद में एम्प्लॉय की जो भी इनकम है वो सारी ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगी उसकी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। राइट, अब इसमें से चैप्टर 6A की उसको डिडक्शन अगर अवेलेबल है, जैसे वो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहा है तो चैप्टर 6A की डिडक्शन उसको मिल जाएगी। तो जो जो डिडक्शन उसको मिल रही होगी वो माइनस कर देगा। अगर न्यू टैक्स रेजिम से जा रहा है, डिडक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं माइनस करेगा। ये माइनस करने के बाद में इसकी आ जाएगी नेट टोटल इनकम। ठीक है, एस्टिमेटेड नेट टोटल इनकम। अब इस नेट इनकम पर वो क्या करेगा? टैक्स की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस पर वो स्लैब रेट से टैक्स को कैलकुलेट करेगा। ओके, उसके बाद में अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है, जैसे 50 लाख से ज्यादा की इनकम होती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, उसको भी ऐड करेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का वो तो ऐड होता ही होता है, वो ऐड कर देगा। तो इसका आ जाएगा टोटल टैक्स। इसमें से अगर एम्प्लॉय का
फाइनेंशियल ईयर 26-27 की कैलकुलेशन हो रही है, तो इस साल अगर कहीं कोई टीडीएस डिडक्ट हो गया है, जैसे लेट्स सपोज उसने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखी थी, अदर इनकम में फिक्स्ड डिपॉजिट इंक्लूड है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर अगर टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो वो माइनस कर देगा। या फिर अगर उसका कहीं टीसीएस कलेक्ट हुआ है, अगर उसने 10 लाख से ज्यादा की कोई कार परचेज की थी इस साल और उस पर उसका टीसीएस कलेक्ट हो गया, तो वो माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर नेट टैक्स, ये नेट टैक्स आ जाएगा सब कुछ टीडीएस और टीसीएस माइनस करने के बाद में। अब एवरेज रेट कैसे निकाली जाएगी, तो एवरेज रेट आ जाएगी यहाँ पर नेट टैक्स डिवाइडेड बाय, ये जो नेट टैक्स आएगा तो नेट टैक्स डिवाइडेड बाय जो एस्टिमेटेड नेट टोटल इनकम होगी, ठीक है, तो टोटल इनकम। अब लेट सपोज ये जो टैक्स है ये निकल कर आता है 1 लाख रुपीज का, और जो टोटल इनकम है ये निकल कर आती है इसकी 15 लाख रुपीज की। तो यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो रेट क्या आ गई, एवरेज रेट आ गई 6.67%। रेट आइडेंटिफाई हो गई। अब इस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अप्रैल मंथ में लेट सपोज 1 लाख रुपीज की सैलरी पे करता है एम्प्लॉयर, तो उस पर पहले 6.67% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, फिर नेट सैलरी पे की जाएगी। अगले महीने लेट सपोज 80,000 रुपीज ही वो पे करता है, तो इस पर 6.67% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, फिर नेट अमाउंट पे किया जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। अब ये जो रेट होती है जो हमने निकाली है, ये ऐसा नहीं है पूरी साल के लिए फिक्स हो गई। अगर ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय की इनकम में कोई चेंज होता है, उसकी कोई और इनकम आ जाती है, या फिर ये एस्टिमेट गलत होता है, हमें इसमें से कुछ माइनस करना होता है, तो वो जो है प्लस माइनस होता रहता है। जो टैक्स रेट है वो भी चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल मंथ में ही जो रेट निकाल ली वो रेट पूरे साल की फिक्स हो गई, नहीं, जो चीजें हैं जो प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो भी पूरे साल चेंज होती रहती है। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉय इसको डिक्लेरेशन नहीं देता अपने एम्प्लॉयर को कि वो किस टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम से ही इसकी इनकम की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर टोटल इनकम की कैलकुलेशन करता है, इसके लिए उसको सैलरी की इनकम के अलावा अदर इनकम की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो ये इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिलेगी, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देगा। कैसे देगा, मुंह से बोलकर बताएगा नहीं, प्रॉपर फॉर्म के साथ में रिटन में डिक्लेरेशन देगा कि उसकी कौन कौन सी इनकम इस साल में होने वाली है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगी एम्प्लॉयर को उसकी टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए। अदर इनकम की डिटेल्स चाहिए होगी, टीडीएस और टीसीएस अगर उसका कहीं कलेक्ट हुआ है या डिडक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को चाहिए होगी प्रॉपर टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए। ये एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा, किसमें प्रोवाइड करेगा, फॉर्म 122 में प्रोवाइड करेगा। पिछले साल तक इसके लिए फॉर्म 12BAA हुआ करता था। अब क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं, तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए फॉर्म 122 फिल करना होगा। इसके बाद अगर एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द ईयर जॉब को चेंज किया है, नया एम्प्लॉयर ज्वाइन किया है, तो जब उसने नया एम्प्लॉयर ज्वाइन किया होगा तो पुराने एम्प्लॉयर के पास में जो भी उसकी सैलरी रही होगी, परक्विजिट्स उसको मिले होंगे, जो भी टीडीएस डिडक्ट करा होगा, सारी इंफॉर्मेशन उसको अपने नए एम्प्लॉयर को देनी होगी। या फिर वो एक साथ एक से ज्यादा जगह जॉब कर रहा है तो अपने करंट एम्प्लॉयर को उसको इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अदर एम्प्लॉयर के बारे में, या फिर कोई पास्ट एम्प्लॉयर है ड्यूरिंग द ईयर उसके बारे में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी फॉर्म 122 में देनी होगी। पहले ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म 12B में दी जाती थी। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है? यस, देना जरूरी है अगर आपको टीडीएस की प्रॉपर कैलकुलेशन करवानी है तो, क्योंकि पुराना जो एम्प्लॉयर है उसने भी कोई ना कोई टीडीएस डिडक्ट किया होगा, तो उसको भी वो करंट एम्प्लॉयर जो है वो कंसीडर करके चलेगा। इसके अलावा जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरीड पर्सन को, पेंशनर्स को, ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपीज, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपीज की, तो ये जो डिडक्शंस होती है ये पूरे साल की होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक साल में एक एम्प्लॉयर के पास में जॉब की थी तो उसने 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आपकी टीडीएस की कैलकुलेशन की होगी, और फिर दूसरे एम्प्लॉयर के पास आप जब ज्वाइन करोगे तो फिर से वो 50,000 रुपए की, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो फिर से वो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आपकी सैलरी की कैलकुलेशन करेगा, टीडीएस की कैलकुलेशन करेगा। तो ये जो डिडक्शन है ऐसा नहीं है हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको अवेलेबल होगी, ये आपके लिए होती है, पूरे साल के लिए होती है। तो इसी वजह से जो टीडीएस की कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है अगर आपने
पहले ही उस साल में किसी और एम्प्लॉय के पास में जॉब कर रखी है, तो इसकी डिटेल भी आपको अपने करंट एम्प्लॉय को देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होते थे, पहले इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म होते थे, इसके लिए फॉर्म 12B और इसके लिए फॉर्म 12B हुआ करता था। अब इन फॉर्म को कंसोलिडेट करके एक ही फॉर्म कर दिया है, फॉर्म 122। तो इस फॉर्म में पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो आपको अपने रेलिवेंट पार्ट को जो है फिल करके अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद में अगर आप होल टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको HRA का बेनिफिट मिलेगा, LTA का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने होम लोन ले रखा है, ओके, तो उसकी इंटरेस्ट पे की है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये सारी डिडक्शंस वगैरह की डिटेल्स है, HRA की डिटेल्स है, प्रूफ के साथ आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती है। पहले फॉर्म 12BB होता था, अब जो है 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 124 में आपको ये इंफॉर्मेशन सारी देनी होगी। अब क्या इन फॉर्म को फिल करने की कोई लास्ट डेट होती है? देन आंसर इज नो। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप कभी भी इस फॉर्म को इस साल में दे सकते हैं, बट जितना जल्दी आप इस फॉर्म को फिल करके अपने एम्प्लॉय को दे देंगे तो आपकी TDS की कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ होगी और आप अपना हायर TDS को डिडक्ट होने से बचा पाओगे। अदरवाइज जो एम्प्लॉयर है वो इन चीजों का बेनिफिट आपको नहीं देगा और TDS आपका ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप ये सबमिट कर पाए फॉर्म्स को अपने एम्प्लॉय के पास, उतनी जल्दी ही अच्छा रहता है, आपको सबमिट कर देना चाहिए। अब एम्प्लॉयर को TDS की कंप्लायंसेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी अगर आपके ऊपर आ जाती है तो आपको 10 नंबर चाहिए होता है। 10 नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको अप्लाई करना होगा फॉर्म नंबर 135 में। पहले फॉर्म नंबर 49B में अप्लाई होता था। इसके बाद में आपको अपने एम्प्लॉय का पैन नंबर चाहिए होता है, तो आप अपने एम्प्लॉय से पैन नंबर ले लीजिए। अगर वो पैन नंबर नहीं देता है या उसका पैन गलत होता है, गलत पैन नंबर देता है, तो इस वाले केस में आपको हायर रेट से दैट इज 20% से TDS डिडक्ट करना होता है। तो अभी हमने देखा था कि एवरेज रेट हमारी निकली थी 6.67%, तो इस रेट से हम TDS को डिडक्ट करेंगे। बट अगर एम्प्लॉय पैन नंबर नहीं देता है तो फिर TDS की रेट क्या आ जाएगी? 20%। तो 20% से आपको TDS डिडक्ट करना होगा। एंड लेट सपोज अगर एवरेज रेट आ जाती है 25%, तो यहाँ पर तो हम ऑलरेडी हायर रेट से TDS को डिडक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम 25% से ही TDS को डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या करना होगा? आपके पास 10 नंबर है, एम्प्लॉय का आपके पास पैन नंबर है, अब आपको TDS को डिडक्ट करना होगा। TDS आपको कब डिडक्ट करना होता है? जब आप सैलरी को और पेंशन को पे करेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बाकी के जो TDS के सेक्शंस हैं, जनरल रूल क्या होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तभी TDS की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। बट सैलरी के केस में पेमेंट जब करती हैं तब TDS की लायबिलिटी अराइज होती है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके पास पूरे साल जॉब की है, 12 महीने जॉब की है, बट आप सैलरी उसको केवल 6 महीने की पे कर रहे हैं, तो TDS भी 6 महीने का ही डिडक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद में आपको TDS को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट कब करना होता है? जब आप जिस महीने TDS डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को अपना पेमेंट चाहिए होता है। बट मार्च के केस में 7 अप्रैल नहीं होता, 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट कर देना होता है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है, काफी सारी कंप्लायंसेस होती हैं। तो इस वाले महीने के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है। उसके बाद में आपको TDS का स्टेटमेंट या फिर इसको रिटर्न भी बोलते हैं, TDS का स्टेटमेंट या रिटर्न गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल किया जाता है। तो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में आपने अपने एम्प्लॉय का मतलब किस पैन पर कितनी सैलरी पर आपने TDS डिडक्ट किया, उसका एक समरी स्टेटमेंट बनाकर आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। तो पहले ये जो था स्टेटमेंट फॉर्म 24Q में फाइल किया जाता था, अब 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 138 इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको फाइल करना होता है। तो अप्रैल मई जून में जो TDS डिडक्ट किया है 31 जुलाई तक स्टेटमेंट फाइल करके इन्फॉर्मेशन देंगे गवर्नमेंट को। जुलाई अगस्त सितंबर में जो डिडक्ट किया है 31 अक्टूबर तक। इस तरह से एक क्वार्टर में जो भी आपने TDS डिडक्ट किया है अगले महीने की 31 तारीख तक आपको उसका स्टेटमेंट गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। बट जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर होता है उस वाले केस में 30 अप्रैल डेट नहीं होती, क्योंकि ये TDS को डिपॉजिट करने की डेट होती है। एक महीना आगे 31 मई तक आपको स्टेटमेंट गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। उसके बाद में आपको अपने एम्प्लॉय को TDS सर्टिफिकेट भी इश्यू करना होता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने
के बाद में जो 15 जून आती है तब तक आपको स्टेटमेंट सबमिट करना होता है अपने एम्प्लॉय को। तो पहले फॉर्म 16 दिया जाता था, बट 1 अप्रैल 2026 से अब 26-27 के लिए जो आप स्टेटमेंट देंगे वो फॉर्म 130 देंगे। ओके तो अब एम्प्लॉय को फॉर्म 130 मिला करेगा, फॉर्म 16 नहीं मिला करेगा। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखिए एम्प्लॉयर के आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 26-27 है तो इसका आईटीआर एम्प्लॉयर कब तक फाइल करेगा। 3 डेट होती है, 31 जुलाई तक अगर सैलरीड पर्सन है, अगर जो एम्प्लॉयर है वो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है तो 31 अगस्त तक, और अगर जो एम्प्लॉयर है उसका टैक्स ऑडिट होना है तो 31 अक्टूबर तक आईटीआर एम्प्लॉयर को फाइल करना होता है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉयर एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर 26-27 की हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आपने जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है, जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट आपको, जो आपके आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है, हमें तब तक चाहिए ही चाहिए। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने डेट दे रखी है कि जिस महीने आप टीडीएस डिडक्ट करोगे उसके अगले महीने की 7 तारीख तक हमको पे कर देना। बट लेट सपोज अगर किसी महीने एम्प्लॉयर टीडीएस को डिडक्ट ही नहीं करता या डिडक्ट कर देता है बट पे नहीं करता, तो लेट पे आप कब तक कर सकते हो, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को अपना पेमेंट चाहिए होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपका जितनी सैलरी आप पे करो, लेट सपोज आप मार्च में अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पे करते हो, इस पर टीडीएस आपको डिडक्ट करना था। कब तक डिडक्ट करना था, मार्च में डिडक्ट करना था। डिपॉजिट आपको कब तक करना था गवर्नमेंट को, 30 अप्रैल तक जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है वो आपको डिपॉजिट करना था। अगर आप 30 अप्रैल तक डिपॉजिट नहीं कर पाते तो आपको फिर अपनी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। बट आप तब भी डिपॉजिट नहीं कर पाते तो जो 1 लाख रुपए है वो आपके पी&एल अकाउंट में डेबिट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सैलरी का खर्चा है। सैलरी का खर्चा एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो उसमें शो करेगा तो इतने से उसका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इस पर जो टीडीएस है वो ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो इस वाले केस में 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप पी&एल अकाउंट में केवल 70,000 रुपीज ही शो कर पाओगे, 30,000 रुपए शो नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, आपका टैक्स भी 30,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आपका एम्प्लॉय नॉन रेसिडेंट है, अगर आपका एम्प्लॉय नॉन रेसिडेंट है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, फिर तो जो टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट है दैट इज 30 अप्रैल, वहां तक पेमेंट चाहिए। गवर्नमेंट फिर इतना रिलैक्सेशन नहीं देती, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक का रिलैक्सेशन नहीं देती। तो जिस महीने का टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका डिपॉजिट करने की जो ड्यू डेट है वहां तक गवर्नमेंट को पेमेंट चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट क्या कहती है 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो नॉन रेसिडेंट है एम्प्लॉय, 30 अप्रैल तक अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया टीडीएस को तो 1 लाख रुपए आपके पी&एल अकाउंट में शो नहीं होंगे, 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हुआ है, इस साल आपने ड्यू डेट तक पे नहीं किया, 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया। अब जिस साल आप पे कर देते हैं तो वो एक्सपेंडिचर आपको उस साल के लिए अलाउ हो जाता है, फिर उस साल के पी&एल अकाउंट में आप शो कर सकते हैं। बट नॉन रेसिडेंट के केस में क्या है कि अगर ये डेट मिस कर दी आपने तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा और फिर वो कभी भी आपको अलाउ नहीं होगा। क्लियर। बट इस वाले केस में अगर रेसिडेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर एक बात से बच सकता है, कब, अगर ये जो एम्प्लॉय है इसने अपना आईटीआर फाइल किया है, उसमें इसने अपनी सैलरी पूरी शो की है और उस पर टैक्स को पे कर दिया है, तो फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उस एक्सपेंडिचर को अलाउ कर देगी। ठीक है, तो फिर एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप क्या करते हो, लेट डिडक्ट करते हो, टाइमली डिडक्ट नहीं करते टीडीएस को, तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के साथ में फिर डिडक्ट करना होगा। अगर आप लेट पे करते हो, टाइमली पेमेंट नहीं करते, ड्यू डेट को मिस कर जाते हो, तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से फिर टीडीएस का अमाउंट आपको पे करना होगा। यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी भी असेसिंग ऑफिसर इम्पोज कर सकता है, कितना, 100% ऑफ द टीडीएस अमाउंट। आपको प्रोसिक्यूशन मतलब जेल भी हो सकती है, आप इंटेंशनली आप गवर्नमेंट को टीडीएस का अमाउंट पे नहीं कर रहे हो इंटेंशनली, तो 3 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक की जेल आपको हो सकती है विद
फाइन। इसके अलावा अगर आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो 200 रुपये पर डे की लेट फीस भी वहां पर भी आपको पे करनी होती है। पेनल्टी भी आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर इंपोज कर देता है। तो ये कंप्लायंसेस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे टीडीएस और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स देता है, जैसे कंपनी की कार दे दी यूज करने के लिए, रेंट फ्री हाउस दे दिया, ठीक है, क्लब मेंबरशिप दे दी फ्री में, गिफ्ट दे दिया, तो इस तरह के जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दिए जाते हैं तो एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी पॉकेट से इस पर जो टैक्स बन रहा है उसको, मतलब इस पर जो टीडीएस बन रहा है उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो एम्प्लॉय यहाँ पर अपनी पॉकेट से इसका टीडीएस पे कर सकता है। और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट से टीडीएस को डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट को, उसका क्लेम एम्प्लॉय ले सकता है। तो ये एम्प्लॉय के 26 ईयर्स में शो हो जाएगा और एम्प्लॉय इसका क्रेडिट ले सकता है। बाकी के जैसे टीडीएस का क्रेडिट लिया जाता है आईटीआर फाइल करते टाइम, इसका भी क्रेडिट उसको मिल जाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टीडीएस ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिसको हम ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर को ज्वाइन करता है, किसी नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन करता है, तो एम्प्लॉयर उसको सैलरी तो देता ही देता है। सैलरी के साथ उस एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए वो उसको एक ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है कि देखिए आज के डेट में हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो है 100 रुपीज पर शेयर। अगर आप हमारे पास लगातार 5 साल तक बने रहे, आप हमारे पास 5 साल तक लगातार जॉब करते रहे, तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप 5 साल बाद हमारे 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। तो अभी मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है और 5 साल तक अगर आप लगातार जॉब करते रहे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि इन शेयर्स को आप 10 रुपए के हिसाब से परचेज कर सकते हैं और ऐसे 100 शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं। अब लेट सपोज एम्प्लॉय वर्क करता रहा, उसने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 5 साल वर्क कर लिया। अब 5 साल वर्क कर लिया, देखिए ये जो कंडीशन दी जाती है ना जितने साल काम करने की, इसको बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। ओके, इसको बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। अब एम्प्लॉय ने लगातार 5 साल काम कर लिया। अब यहाँ पर इस साल जो साल एंड हुआ, इस साल इसके पास राइट आ जाता है, राइट टू एक्सरसाइज ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन था इसके पास 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से परचेज करने का, इसके पास यहाँ पर राइट आ जाता है। लेट सपोज इसने ज्वाइन किया था ऑफिस को 2021 में, यहाँ पर 2026 में इसको 5 साल कंप्लीट हो गए। अब ये यहाँ पर डिसाइड करता है कि मैं शेयर्स को परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो शेयर का मार्केट वैल्यू है वो पहुंच गया है 200 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 200 रुपीज पर शेयर पहुंच गया है। अब यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो मार्च में, लेट सपोज मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 2026, मार्च 2026 में वो 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से परचेज कर लेता है। तो कितने 1000 रुपए में वो शेयर्स को परचेज कर लेता है। बट इन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, 200 रुपए। तो उसको बेनिफिट हुआ, बेनिफिट उसको कितना हुआ, 200 रुपए के शेयर्स उसको 10 रुपए में मिल रहे थे, तो 190 रुपए का उसको बेनिफिट हो गया। और इस तरह से 100 शेयर्स के हिसाब से उसको पूरे 19,000 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो गया। ठीक है, कब, मार्च 2026 में। अब लेट सपोज जब उसने राइट को एक्सरसाइज कर लिया, अब यहाँ पर आकर कब, मई 2026 में कंपनी उस एम्प्लॉय को ये शेयर्स अलॉट कर देती है। तो उसको 19,000 रुपए के शेयर्स जो हैं वो अलॉट यहाँ पर जाकर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि बेनिफिट आपको हुआ मार्च 2026 में हुआ, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बेनिफिट हुआ, लेकिन शेयर्स अलॉट कब हुए, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। तो ये जो 19,000 रुपए है ये इसकी फाइनेंशियल ईयर 26-27 की इनकम बन जाएगी, सैलरी इनकम। ठीक है, सैलरी इनकम में ये अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा एज परक्विजिट्स। ओके,
और एम्प्लॉय को इस 19,000 रुपए पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको एज परक्विजिट ऐड करे और इस पर टीडीएस को डिडक्ट करे। बट याद रखना है कि ये जो टीडीएस है इस अमाउंट पर कब डिडक्ट किया जाएगा, जिस साल में शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, जिस साल में शेयर्स उसको अलॉट हुए उस साल जो टीडीएस है इस अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा। बट अगर एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर है एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप की डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप है और उस वाले एम्प्लॉय को ये जो शेयर्स हैं वो मिले हैं, तो इस वाले केस में इस साल टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस साल टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस टैक्स को डेफर कर दिया जाएगा आगे के सालों के लिए। कब? जब एम्प्लॉय इन शेयर्स को सेल करेगा, तब उसके 14 दिन के अंदर गवर्नमेंट कहेगी कि अब टैक्स दे दो। सेल नहीं करता है तो एम्प्लॉय जो है वो जॉब को छोड़ देता है, ठीक है, तो जब जॉब को छोड़ देता है तो उसके 14 दिन के अंदर पे कर दो। ना ही वो सेल कर रहा, ना ही वो जॉब को छोड़ रहा है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जिस साल आपको शेयर्स अलॉट हुए थे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, इसके आगे के 5 साल बाद, जब 5 साल एंड हो जाती हैं उसके बाद में, तो आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर्स एंड हो जाती हैं, तो 5 ईयर्स एंड होने के बाद में 14 दिन के अंदर आप इस पर टैक्स पे कर दो। तो एलिजिबल स्टार्टअप वाला जो एम्प्लॉयर है उस केस में जो टैक्स है उसको डेफर कर दिया जाता है आगे के सालों के लिए। तो यहाँ पर जिस साल जो मतलब जो भी पहले हो जाएगा, जो भी अर्लियर वाली सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी, उसी साल वो जो एम्प्लॉय है उसकी इनकम में ये जो अमाउंट है उसको इंक्लूड किया जाएगा और उसी साल एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस को डिडक्ट करेगा। ये है ईसॉप का पूरा प्रोविजन। ओके, तो ये वाली जो बात है विल बी डिडक्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 289 सबसेक्शन नंबर 3 में बात की गई है किस कौन से एलिजिबल स्टार्टअप वाली। नेक्स्ट आता है जो फंड है, फंड पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो पहले हम फंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है कि जब फ्यूचर में उसके एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को पेंशन देनी होगी, ग्रेचुइटी देनी होगी। तो इतना सारा अमाउंट एम्प्लॉयर उस टाइम पर कहाँ से लाएगा? तो इस लाइबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए एम्प्लॉयर फंड क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग तरह की लाइबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए। ये जो फंड्स होते हैं इसमें एम्प्लॉयर पर मंथ, एवरी मंथ अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। इस फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय भी एवरी मंथ जो इक्वल अमाउंट इस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इस फंड में हर साल इंटरेस्ट भी क्रेडिट होती रहती है। फिर होता क्या है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर इस फंड से अमाउंट को विड्रॉ करता है, विड्रॉ कर लेता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर फंड का बेनिफिट क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है वो एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनता, अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉय जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उसको सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की, ये बेनिफिट होता है। ये जो इंटरेस्ट होती है ये इंटरेस्ट दोनों के अमाउंट पे होती है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर भी इंटरेस्ट मिलती है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी इंटरेस्ट मिलती है। और ये जो इंटरेस्ट होती है दोनों की ये फुली एग्जेम्प्ट होती है, मतलब एम्प्लॉय की इनकम नहीं बनती है। फिर लास्ट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब एम्प्लॉय इस फंड को विड्रॉ करता है तो ये अमाउंट भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फंड के बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉय को मिलते हैं, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, और अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उसको क्या मिल जाती है 80C में डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की। बट होता क्या है कि अगर आप इस फंड से, एम्प्लॉय इस फंड से जो विड्रॉल है, प्री मैच्योर विड्रॉल करता है, एम्प्लॉय प्री मैच्योर विड्रॉल अगर करता है तो फिर उसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। जब एग्जेम्प्ट है तो ना वो इनकम है ना ही टीडीएस की बात होगी। बट जब अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है तो टैक्सेबल के टाइम पर वो क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, और जब इनकम है तो उस पर टीडीएस भी डिडक्ट होगा, राइट। अब जब टैक्सेबल हो जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है
फंड मैनेजर से, जो ट्रस्टी ऑफ द फंड होता है, उससे कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहा है, अमाउंट टैक्सेबल है, तो आप क्या करोगे, टीडीएस डिडक्ट करोगे, उसके बाद नेट अमाउंट जो एम्प्लॉय है उसको पे करोगे। तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो उस फंड को मैनेज कर रहा है, ठीक है, ट्रस्टी ऑफ द फंड की। अब टीडीएस किस अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा, कैसे डिडक्ट किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि फंड किस टाइप का है। तो देखिए अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर ने प्राइवेटली ओन कर रखा है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। इस तरह के जो फंड्स होते हैं, इनको अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं, वो अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो यही फंड जो है वो रिकॉग्नाइज्ड फंड बन जाते हैं। ओके, तो जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनके पास ये पावर होती है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होती है ना, उसमें ये जो बेनिफिट होता है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो विड्रॉल होता है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट जब फंड रिकॉग्नाइज हो जाता है तब एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई फंड था जो कि क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड था, ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड था। यहाँ पर इस जगह ये फंड जो है कमिश्नर ने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अब वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन गया। जब रिकॉग्नाइज्ड बन गया तो यहाँ पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, ये वाला फंड जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड था, फिर वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो इस वाले केस में अगर आप फंड को 5 इयर्स तक मेंटेन कर रहे हैं, 5 इयर्स तक मेंटेन कर रहे हैं, और उसके बाद में आप अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, एम्प्लॉय आप उसके बाद में आप अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर ये जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं ये फुली एग्जेम्प्ट होगा और आपकी इनकम नहीं बनेगा, और इसीलिए इस पर कोई टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 5 साल तक मेंटेन कर लो। बट अगर आप रिकॉग्नाइज होने के बाद में 5 साल भी इसको मेंटेन नहीं करते, 5 साल से पहले पहले आप अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 5 साल से पहले पहले आप अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। बट आप अमाउंट को विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, आप अमाउंट को विड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, आप बीमार थे, या फिर एम्प्लॉयर ने ही अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, इस वजह से कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रीजन था जो बियॉन्ड द कंट्रोल था, एम्प्लॉय के कंट्रोल में ही नहीं था, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया और हो गई, ठीक है, तो बियॉन्ड द कंट्रोल था, इस तरह की इस किसी रीजन की वजह से आपने अमाउंट को क्या किया, 5 साल से पहले पहले विड्रॉ किया है, या फिर क्या हुआ, आपने उस एम्प्लॉयर के पास रेजिग्नेशन दे दिया, आपने न्यू एम्प्लॉयर ज्वाइन किया, और न्यू एम्प्लॉयर ज्वाइन करने के टाइम पे आपका जो फंड था उस एम्प्लॉय के पास था, आपने वहां से निकालकर वो पैसा दूसरे एम्प्लॉय के पास में क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अदर एम्प्लॉय के पास में आपने उस फंड को ट्रांसफर कर दिया, तो फंड आपने निकाला तो सही, बट वो दूसरे फंड में चला गया तो कोई बात नहीं है, या आपने उस फंड को, जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, आपने उस फंड में अब मतलब वहां से निकालकर आपने एनपीएस में उस फंड को ट्रांसफर कर दिया, तो 5 साल से पहले पहले इस वजह से आपने फंड को निकाला था, या निकालकर आपने किसी दूसरे फंड में, एनपीएस में, या फिर दूसरे एम्प्लॉयर के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, इस रीजन की वजह से अगर आपने विड्रॉल किया है तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका अमाउंट जो है वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इसके अलावा किसी और रीजन से आपने अमाउंट को विड्रॉ किया है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जब टैक्सेबल हो जाएगा तो माना जाएगा कि आपका जो फंड है वो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ था, और जो भी अमाउंट आपके फंड में गया है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो लेट्स सपोज आपने फंड को 3 साल ही रिकॉग्नाइज हुआ, उसके बाद में 1 2 3 साल ही मेंटेन किया, और चौथे साल आपने अमाउंट को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर 3 साल, ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या बन जाएगी, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आपकी सैलरी इनकम बन जाएगी, ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आई है ये भी आपकी सैलरी इनकम बन जाएगी।
ओके। एम्प्लॉय की जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपके अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाएगी, और एम्प्लॉय ने जो 80C में डिडक्शन ली थी अपनी अमाउंट की, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था उसके 80C में डिडक्शन ली थी, ये डिडक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो मतलब ये आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, माइनस हो गया था ना अमाउंट, ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपकी फिर से इनकम बन जाएगी। तो इस तरह से जितने सालों तक आपने ये बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट पूरा विड्रॉ हो जाएगा। ओके, और फिर फंड मैनेजर को क्या करना होगा, उतने साल की आपकी इनकम को कैलकुलेट करना होगा और फिर उस पर टीडीएस को डिडक्ट करना होगा एवरेज रेट से सैलरी की तरह, और फिर नेट अमाउंट आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले फंड की बात हुई जो कि है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड। तो अगर आपका फंड सुपर एन्युएशन फंड था और आपने उसको क्या किया, रिटायरमेंट से पहले ही अर्ली विड्रॉल कर लिया, उसका रिटायरमेंट से पहले ही विड्रॉल कर लिया। अच्छा, विड्रॉल किया था इन्हीं रीजन की वजह से किया था, ठीक है, ये जो रीजन है इन रीजन की वजह से अर्ली विड्रॉल किया था, बीमार हो गए, बिजनेस उसमें एम्प्लॉयर ने क्लोज कर लिया, या बियॉन्ड द कंट्रोल रीजन था उसकी वजह से किया था, या फिर आपने विड्रॉ किया बट उसको दूसरे एम्प्लॉय के फंड में ट्रांसफर कर दिया या फिर एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया, ये रीजन थे तो एग्जेम्प्ट होगा, तो टीडीएस की बात नहीं होगी। बट आपने अर्ली विड्रॉल क्या किया था, इनके अलावा किसी और रीजन से किया था, तो इस वाले केस में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया था और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिली थी वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद में हमारा तीसरा फंड आता है कि अगर वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था, कौन सा प्रोविडेंट फंड था, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत बना हुआ फंड था। ऐसा फंड था जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत बना था। अब इसमें क्या किया कि आपने फंड क्रिएट किया, फंड जब क्रिएट किया और आपने उसको 5 साल मेंटेन कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 साल मेंटेन करने के बाद में आपने यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ किया। ठीक है, तो ये वाला जो विड्रॉल है वो फुली एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस की बात नहीं आएगी। अगर आपने उसको 5 साल में मेंटेन नहीं किया, अमाउंट बीच में ही विड्रॉ कर लिया, ठीक है, बीच में विड्रॉ कर लिया, बट आपने विड्रॉ क्यों किया, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रीजंस थे जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि आप बीमार हो गए, या एम्प्लॉयर ने जो था बिजनेस क्लोज कर दिया, या फिर बियॉन्ड द कंट्रोल रीजन था, या फिर फंड को किसी और फंड में ट्रांसफर कर दिया, एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया, ये जो रीजन थे ये भी एग्जेम्प्ट है। इस वाले केस में भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आपकी इनकम नहीं बनेगी वो। ठीक है, या फिर आपने विड्रॉ किया है बीच में ही बट जो अमाउंट है वो कितना है, 50,000 से कम है, 50,000 से कम का अमाउंट विड्रॉ किया है, तो भी आपकी इनकम नहीं बनेगी और कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट आपने 5 साल से पहले विड्रॉ किया है, कोई स्पेसिफाइड रीजन भी नहीं था, और जो अमाउंट है वो आपका 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा है, 50,000 और मोर, 50,000 रुपए भी है, तो भी 10% की रेट से पहले फंड मैनेजर टीडीएस को डिडक्ट करेगा और उसके बाद में नेट अमाउंट आपको पे करेगा। ठीक है, ये किसकी बात हुई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जो फंड बना हुआ है। अगर आप इस टीडीएस को सेव करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 121 फाइल कर सकते हैं अपने ईपीएफओ को। ठीक है, अगर ये आप फाइल कर देते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बट ये भी आप तभी फाइल कर सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है, नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक की है, तभी आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। फिर इस वाले केस में आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो हमारा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट था उसने इसको कवर कर रखा था सेक्शन 192A में, और उसमें केवल इसी वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इसी की बात थी। जो ये जो दो है, सुपर एन्युएशन फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसकी बात नहीं बोल रखी थी, बट सेक्शन 392 ने जो है सारे सेक्शन को, मतलब 192 192A दोनों को कंसोलिडेट किया हुआ है, और उसमें ये जो दो पॉइंट है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाली बात भी ऐड की हुई है। तो ये है पूरी वीडियो सेक्शन 392 के बारे में। सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और जो रेलिवेंट पार्ट है वो ही कवर किया है। अब जैसे ये फंड की जो मैंने बात बताई थी, तो इसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, इनकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, बट उस लिमिट को मैंने डिस्कस नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लेंथी हो जाती है, और अननेसेसरी टॉपिक जो है वो इसमें कवर हो जाता। ठीक है, अभी मैंने केवल टीडीएस वाला पोर्शन है उसको कवर किया, बाकी टीडीएस से रिलेटेड सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं
तो कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले और इसका बेनिफिट वो ले पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।